हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित, और आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज हम एक नए पोर्शन के ऊपर जंप करेंगे, कंडक्टेंस पर। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो आज एक नया टॉपिक रहेगा, आज रहेगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, सपोज दैट एक बीकर है और बीकर में क्या लगे हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की डिस्टेंस है जो एल है, और जो इसका एरिया है वो इसका एरिया है, ठीक है। इधर क्या भरा है, सोल्यूशन। तो इधर एक फॉर्मूला आता है जो कि फिजिक्स में हम निकालते हैं। फिजिक्स में ये फॉर्मूला बेसिकली आता है, रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए। लेकिन ये एल फिजिक्स में क्या था, डिस्टेंस ऑफ रॉड, मतलब लेंथ ऑफ रॉड। लेकिन इधर पर क्या है, एल बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और एरिया इस वायर के केस में क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन इधर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में इधर कॉमन एरिया, मतलब इन दोनों की प्लेट की कॉमन एरिया। अगर जेई एडवांस में एक क्वेश्चन ऐसे बना था कि अगर इन्हीं प्लेट्स को ऐसे शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर मतलब पूछा था रेजिस्टेंस, तो बेसिकली इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि इधर कॉमन एरिया कुछ नहीं है। जैसे एक एरिया ये है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है। अगर मैं इनको इस तरह रखूँगा तभी तुम ये वाला फार्मूला लगा पाओगे, रो एल अपॉन ए। क्योंकि एल क्या है, डिस्टेंस ऑफ रॉड, मतलब फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर के केस में, फिजिक्स वाला। लेकिन इधर ये फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन टर्मोलॉजी बदल जाएगी। एल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। और ए क्या है, कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कॉमन एरिया। और इस पर कब जेई एडवांस में कुछ सवाल बन चुका है, लेकिन नीट में ऐसा कुछ कॉमन एरिया निकालने को नहीं देगा। सिंपली जो देगा सेम एरिया वाला देगा, और मतलब कोई पोजीशन, मतलब एकदम कॉमन एरिया दोनों का सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि जेई एडवांस में पूछ लिया था कि एरिया ऊपर चला गया तो अब रेजिस्टेंस बताओ, तो इन्फिनाइट हो जाएगी। लेकिन खैर इतनी बात समझ में आई है, अब हम चलते हैं कहाँ, रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, हमको सब समझनी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। तो पहली टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को सिंपली ये क्या रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस is directly proportional to length of two electrode, directly proportional to length between two electrode sorry
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, है रेजिस्टेंस का। अब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये फार्मूला निकल के आएगा। ये फार्मूला अभी मैंने बताया भी था तुमको, ठीक है, इसका मतलब तुमको अच्छे से पता है, बिल्कुल पता है। तो और हमको क्या बताना है इसमें, आर है तो आर की यूनिट क्या होगी, ओम, ओम, ओम। और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, और एल की यूनिट सेंटीमीटर, ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला सबको पता है, लिख लो। इतनी बात तो सबको पता है, रेजिस्टेंस सबको आता है। ये बेसिकली क्या होता है, मतलब किसी का अपोज करना, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे सपोज दैट तुम स्विमिंग कर रहे हो तो जो बैक फ्लो रहता है, जैसे पानी रिवर का वाटर इस मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, और तुम जा रहे हो उल्टे, मतलब उल्टे, तो पानी क्या करेगा, तुमको रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने के लिए, मतलब विरोध करेगा, विरोध करने का काम करेगा, क्योंकि फ्लो डायरेक्शन रिवर का इस डायरेक्शन में है और तुम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो जो रेजिस्टेंस मतलब जो विरोध होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो आई थिंक रेजिस्टेंस की फील आ गई होगी। और एक होता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको समझने से समझते हैं बेसिकली क्या होता है, जब हम वैन एरिया लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। देखो रो रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ये वाला फार्मूला पढ़ा है। अगर एल हमने 1 रख दिया, एरिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया, तो आर किसके बराबर आएगा, रो के, मतलब लेकिन रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट, रो की यूनिट निकालने के लिए इसको क्या करो, मतलब इसको क्या करो, रो को आर, ए को उधर ले जाओ, ए अपॉन एल। तो यूनिट कैसे पता करेंगे, यूनिट रेजिस्टेंस की क्या ओम होती थी, ओम, और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर कट जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा, ओम सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, यूनिट, ये क्या है हमारी यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट है। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी अब हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। तीसरी टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, इस पर याद रखना है। बेसिकली फॉर्मूले बड़े हौच पौच करेंगे, तुमको यूनिट्स अच्छे से आना चाहिए,
ये इस टॉपिक में कुछ बड़ा रूल नहीं लगेगा, कुछ भी लॉजिकल चीज़ें नहीं लगेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर इस मतलब ये जो कंडक्टेंस में अगर फॉर्मूला पता है तो तुम्हारा खेल हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, जी से। और बेसिकली कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। जैसे कंडक्टेंस लिखना है जी, तो ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये है कंडक्टेंस। अब आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रो एल अपॉन ए। तो कंडक्टेंस क्या आ गया? ए अपॉन रो एल। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था? फॉर्म मतलब ये हमारा आएगा कंडक्टेंस का फॉर्म। लेकिन अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होगी? यूनिट होगा बेसिकली 1/r है, और 1/r को ओम इनवर्स बोलूंगा मैं, ओम इनवर्स, या फिर ऐसे ओम इनवर्स। इसकी दूसरी यूनिट, इसको साइमन भी बोलते हैं, साइमन, और इसको महो भी बोलते हैं। क्या? और क्या बोलते हैं? महो। ये सभी यूनिट हैं किसकी? कंडक्टेंस की। बेसिकली एक सिंपल बात है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को ही कंडक्टेंस बोलते हैं, और बस इसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट्स इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट्स दी होंगी तो उससे पता चलेगा एक्चुअली हमको कंडक्टेंस गिवन है या रेजिस्टिविटी गिवन है, क्या गिवन है। अगर तुमको यूनिट पता नहीं रहेगी तो तुम्हारा हौच पौच होता रहेगा, और फॉर्मूला और यूनिट का ही खेल है। अब बेसिकली सेल कांस्टेंट, चौथी टर्मिनोलॉजी है सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे किससे? जी स्टार से, जी स्टार से। सेल कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया। मतलब कि सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए, ये होता है सेल कांस्टेंट। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है। और सेल कांस्टेंट की अगर यूनिट की बात करें, देखो सेंटीमीटर ऊपर है और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है, स्क्वायर से ये कट गया तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगी यूनिट। क्या आएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। यही क्या है? हमारी यूनिट। अब हम बेसिकली देखेंगे कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पांचवी टर्मिनोलॉजी है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं कप्पा से। किससे? कप्पा से। और कप्पा बेसिकली क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब कप्पा क्या होगा? 1/रो, और रो का हमको फॉर्मूला पता है, आर का फॉर्म रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए।
तो रो की वैल्यू क्या आएगी, आर ए अपॉन एल। तो बस कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/RA/L। तो कप्पा बराबर निकल के आया L/RA, ये निकल के आ गया कप्पा। और देखो इसको थोड़ी क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो कप्पा बराबर क्या आएगा, 1/R × L/A। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। और 1/R क्या है, बेसिकली 1/R हमने पढ़ा है, इसको कंडक्टेंस बोलते थे, जिसका जी किसके बराबर था, 1/R इनवर्स जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था कंडक्टेंस। तो इधर के की 1/R की जगह जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और L/A सेल कांस्टेंट हमने पढ़ा था, जी स्टार से डिनोट करते हैं L/A को, तो जी स्टार। तो कप्पा का ये फॉर्मूला निकलेगा। ये ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, यूनिट की जी की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। और इसकी सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स पढ़ी थी हमने, सेंटीमीटर इनवर्स यही आएगी इसकी। अगर ओम को क्या लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स। महो की जगह सीमन भी लिख सकते हैं, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये सभी क्या है, यूनिट्स है, जो कि तुमको याद रखनी है। चलो इन्हीं यूनिट से एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी तक हमने पांच छोटे छोटे से फॉर्मूले पढ़े हैं और उनकी यूनिट्स देखी हैं। तो यूनिट्स पर सवाल कैसा बनेगा तो, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, देखते हैं। अभी पढ़ तो लिया है, लेकिन देखना भी जरूरी है। बेसिकली जो पढ़ा है हमको आया कुछ या नहीं। क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1, कॉलम कॉलम 2। इधर ए है क्या, कंडक्टेंस, बी क्या है, कंडक्टिविटी, सी क्या है, सेल कांस्टेंट, डी क्या है, रेजिस्टिविटी, यूनिट्स की बात करो, यूनिट्स की कॉलम 2 में सीमन सेकेंड, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, थर्ड सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर, फोर्थ सेंटीमीटर इनवर्स। अब बताना है तुमको, यूनिट्स बताना है, यूनिट्स पर क्वेश्चन है। तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता था, कंडक्टेंस होता था 1/R, इसको जी से डिनोट करते हैं। और 1/R होता था, मतलब ओम इनवर्स होना चाहिए इसकी यूनिट, ओम इनवर्स होना चाहिए, या साइमन होना चाहिए, या महो होना चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो देखो साइमन यही है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम महो बोल सकते हैं और ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी कप्पा था, कंडक्टिविटी नहीं यार, कप्पा की रेजिस्टिविटी कप्पा था, रेजिस्टिविटी तो रो होगा, कंडक्टिविटी कप्पा है। कप्पा क्या था, कप्पा
1g इंटू जी स्टार था। ये क्या था? ये था बेसिकली कंडक्टेंस, और ये क्या था? सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस की साइमन और इसकी सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स आ रही थी। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स देखो सेकंड नंबर पे ही है। अब सेल कांस्टेंट तो बेसिकली एल अपॉन ए होता था। इसको हम क्या बोलते थे? जी स्टार एल अपॉन ए, मतलब सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन रहेगा ये। रेजिस्टिविटी रो ओम सेंटीमीटर। अरे भैया ओम सेंटीमीटर होता है, एक ही बचा है फिर भी। लेकिन अगर तुमको पता करना है तो रो एल अपॉन ए, रो क्या होगा? आर ए अपॉन एल। देखो ओम, ऊपर रेजिस्टेंस है तो ओम आएगा, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कुछ तो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट यूनिट पूछ रहा था बस। अब तुमको यूनिट्स याद हो गई होंगी आई थिंक। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में, मतलब रिसेंट ईयर में पूछा गया है। दी कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 25 डिग्री सेल्सियस is 0.0210 ohm inverse, centimeter inverse and resistance of cell containing solution at 25 degree Celsius is 60 ohm. 60 ohm. The value of cell constant. The value of cell constant A 1.26 centimeter inverse, B 3.34 centimeter inverse, C 1.34 centimeter inverse, D 3.28 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेल कांस्टेंट। अरे सेल कांस्टेंट हमसे पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। 2023 में है, मतलब रिसेंट ईयर में पूछा गया है। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी दे दी है उसने, मतलब कप्पा दे दिया है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे दिया है। कप्पा दे दिया है और रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे दिया है। वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट पूछा है, सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए पूछा है, एल अपॉन ए मतलब जी स्टार पूछा है। कप्पा का फॉर्मूला क्या था? जी इंटू जी स्टार, ये हमसे पूछा है। और जी को 1/r लिख सकते हैं, तो जी स्टार क्या आ गया? आर को ऊपर भेज दो, के इंटू आर। और कप्पा और आर दोनों गिवन है। कप्पा कितना गिवन है? 0.0210, आर है 60, तो 0.06 6 12, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। आ गया आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया।
आंसर आ गया। फार्मूला लगाना था बस, छोटा सा फार्मूला। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ all the ions present in 1 mole electrolyte, 1 mole conductance of all the ions present in 1 mole electrolyte. Suppose that एक कंटेनर है, कंटेनर है। अब इसमें क्या होगा? तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। अगर इसमें 1 मोल क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका वॉल्यूम है बी। देखो, तो मैं मोलारिटी लिखूंगा, मोलारिटी होगा मोल अपॉन वॉल्यूम क्या है? ml में लिखेंगे, ml में तो अपॉन 1000 हो जाएगा। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन बी, और बी बराबर हो जाएगा 1000 अपॉन एम। हाँ, तो क्या बी की जगह 1000 अपॉन एम लिख सकता हूँ? कप्पा बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो लैम्डा एम क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 बाई एम। बस इसी फार्मूले का यूज करना है हमको, इसी फार्मूले का। ये फार्मूले ऊपर वाले यूजफुल नहीं है। कप्पा की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसकी मोलरिटी की क्या होगी? मोलरिटी की होगी मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मतलब मोल होगी मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, मतलब सेंटीमीटर पर क्यूब। तो यूनिट, यूनिट क्या आएगी इसकी? यूनिट साइमन रहेगा, साइमन तो रहेगा ही रहेगा। साइमन मोल ऊपर जाएगा, साइमन मोल इनवर्स, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी यूनिट रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्या रहेगी? यूनिट, क्योंकि मोल ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, सेंटीमीटर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ऊपर है तो एक कम हो जाएगा, 2 बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ये मोलर कंडक्टेंस। दूसरा टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इस तरह नोट करते हैं हम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब पहले उधर क्या था? उधर था 1 मोल, इधर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस present in produce by 1 gram equivalent solution, 1 gram equivalent solution। so क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट।
इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, के इंटू कप्पा इंटू वी वॉल्यूम। कप्पा पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। सपोज दैट एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए देख रहे हैं वॉल्यूम क्या है, बी लीटर में है। ठीक है, तो हम क्या, हमको नॉर्मलिटी लिखना है। नॉर्मलिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होगा, अरे नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, ml में, तो वॉल्यूम इधर ml में करेंगे अपॉन 1000 हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 1000 अपॉन बी, और बी हो जाएगा 1000 अपॉन एन। 1000 अपॉन एन, तो बस कुछ नहीं है, इधर बी की जगह क्या 1000 अपॉन एन रख देंगे। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ गया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। 1000 अपॉन एन हो गया। तो बस अब इसकी क्या निकाल लो, यूनिट निकालो। तो इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये इसकी यूनिट होती है। और नॉर्मलिटी की वो यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब। तो यूनिट क्या आएगी, देखो साइमन तो साइमन ही रहेगा, इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी है एक माइनस में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारी यूनिट रहेगी, ये हमारी यूनिट रहेगी। साइमन इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारी यूनिट है। ये हमारी क्या है, यूनिट। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट और देखो। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट, दोनों अभी फार्मूले हमने पढ़े हैं। लैम्डा एम का फार्मूला पढ़ा है 1000 के इंटू 1000 अपॉन एम, के इंटू 1000 अपॉन एम। और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या पढ़ा है, के 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब लैम्डा एम और लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट को डिवाइड करो, लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट। देखो सब कुछ कट जाएगा, के अपन 1000 सब कट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम और एन ऊपर आएगा। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी से मोलरिटी कट गया, लैम्डा एम क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर। इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ करेगा, मतलब यूज़ आएगा, इसका भर भर के यूज़ करवाएंगे। कहाँ सबसे ज़्यादा तो मैं करवाऊँगा इसको कॉर्लोस, कॉर्लोस लॉ पढ़ेंगे आगे, आज नहीं पढ़ेंगे, आज उतना बेसिकली टाइम नहीं रहेगा अपने पास कि कॉर्लोस लॉ देख पाए। तो बस ये रिलेशन याद करके अपने साइड में लिख लो, कॉपी में चिपका लो, ताकि मैं पढ़ाऊँगा तब चीज़ें याद आनी चाहिए। अब हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे। क्या, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अरे भैया कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ,
कंडक्टिविटी कप्पा, कप्पा क्या होगा? कप्पा डिक्रीज होगा। क्यों होगा? पर यूनिट वॉल्यूम नंबर पर पहले 1000 ml था, 1000 ml था पानी, और इसमें कितने 1000 मोल थे, मतलब सॉल्यूट था कुछ। अब इधर 1000 सॉल्यूट तो 1000 ही रहा, 1000 मोल, लेकिन अब क्या हो गया, 2000 ml पानी बढ़ा दिया। तो पहले 1 ml में 1 मोल था, अब 1 ml में 0.5 मोल है, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर दिया। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक चमक गया होगा पॉइंट, कैलकुलेट करके दिखा दिया है। और दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड एज वेल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और एनसीईआरटी में कुछ फैक्टर दिए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट से, होता है ऐसा। ठीक है, अगर 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 0.1 मोलर जैसे KCl है, और 0.1 मोलर CH3COH वीक एसिड की, मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है मोबिलिटी ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड सॉल्वेशन, मतलब हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, मोबिलिटी कम होगी ना, मोबिलिटी कम होगी। अरे भाई, पानी में जो जितना मोटा होगा, मतलब जिसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, जो पानी से ज़्यादा घिरा हुआ है, ज़्यादा मोटा है, तो वो जल्दी भाग सकता है? नहीं, एज कम्पेयर टू जो पतला है, जिसके हाइड्रेशन ज़्यादा नहीं है, जिसके ऊपर पानी कम घेरा, मतलब हाइड्रेशन कम है, वो एज कम्पेयर टू जल्दी दौड़ देगा। और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो सब कोई जानता है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस उसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, और फोर्थ है टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सब फैक्टर लिख लो। ये सभी फैक्टर लिख लो जल्दी से। अब ग्राफ देखो, ग्राफ मोलर कंडक्टेंस, इधर है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इस साइड, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस केस में ग्राफ ऐसे बनेगा, ये किसका है, CH3COOH। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये है KCl के लिए। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीधा कर्व जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व। और डिवाइड कल ऑन से अगर इक्वेशन बताऊं तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी प्लस A√C। और बेसिकली ए क्या है, ये तो मोलर कंडक्टेंस, मोलर
कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, और ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर है। और ये क्या है, ये बेसिकली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बताता है। क्या? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या बताएगा? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और बेसिकली टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को तो बताता है ये। जैसे KCl एग्जाम्पल देख लो, KCl इधर K प्लस है, Cl1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रोलाइट है। MgCl तो Mg प्लस 2 में है तो 2 1 इलेक्ट्रोलाइट, क्लोरीन के -1। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन देता है। चलो इस पर एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ कहाँ आ चुका है? 2022 में, मतलब रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है। डिवाइल-अकल ऑन-सेगर इक्वेशन से इससे क्वेश्चन बन चुका है। चलो वो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ आ जाए बेसिकली फंडा ऑफ ए क्या बोलता है। 2022 में पूछा गया, 2022 में, और एनसीईआरटी में गिवन है फॉर विच पेयर वैल्यू ऑफ ए इज सेम, वैल्यू ऑफ ए इज सेम। ए सेम किसके लिए है? ए NaCl MgCl2, B MgSO4 कैल्शियम क्लोराइड, C Al2SO4 BaSO4, D FeSO4 MgSO4। तो हमको बताना है क्या कि वैल्यू ऑफ ए सेम किस में है? Na प्लस Mg प्लस, इधर Mg प्लस 2 में, इधर +1 में है। ये तो नहीं है, इधर Mg प्लस 2 -2 में है, इधर कैल्शियम प्लस 2, इधर है -1, तो ये भी नहीं है। एल्यूमिनियम +3 -2 +2 -2, ये भी नहीं है। देखो हर ऊपर ऊपर दोनों के अलग आ रही है। Fe +2 में, आयरन +2 में, और सल्फेट -2 में, इधर मैग्नीज और सल्फेट भी 2 में है, मतलब यही सेम है। देखो 2 का इंटरेक्शन देखो, 2 तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलो और आगे बढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए CH3COOH, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन C थी इनिशियली, C इधर तो 0 0 रहेगी, और C माइनस C अल्फा बनेंगे, और C अल्फा बनेगा क्योंकि स्टेसिमेट्री 1 है। अगर C अल्फा मोल टूटेंगे तो इतने ही इतने बनेंगे। तो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं? के ए निकाल सकते हैं। एसिड के लिए के ए निकालेंगे तो इधर आता था C अल्फा स्क्वायर, सी क्यों, अब 1 माइनस अल्फा, ये आता था, तुमने पढ़ा था, ये सब पढ़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ। ये हमने कहाँ पढ़ा था? खूब अच्छे से पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब जो हमको इधर अल्फा अल्फा लिखना आना चाहिए। अल्फा इधर होता है लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन C, लैम्डा एम एट इंफिनिटी, या कंसंट्रेशन 0। क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C। ऊपर क्या लिखा है? मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और नीचे क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन 0 या इन्फिनिटी, बात सेम है। ये 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए तुमको। न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ आता है। चलो अब न्यूमेरिकल्स भी करते हैं कुछ थोड़े।
द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 power minus 3 Simon centimeter inverse at 298 Kelvin is A option 2.88 Simon centimeter square mole, B 11.52 Simon centimeter square upon mole, C 0.086 Simon centimeter square mole, D 228.8 Simon centimeter square mole। अब हमको इसका निकालना है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पूछा है हमसे कि इंटू 1000 अपॉन एम, ये फॉर्मूला लगेगा, लगाओ। अब क्या फार्मूला ही लगाना नहीं आता क्या? मोलर कंडक्टिविटी पूछ ऑफ 0 पॉइंट सोल्यूशन ऑफ एजिन कंडक्टिविटी कप्पा दे दिया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया है, और मोलरिटी किस में दे दी है? मोल डेसीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर क्यूब और लीटर, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, सेम बात होती है, बिल्कुल सही। तो कप्पा बराबर क्या होगा? कप्पा की वैल्यू रखो 5.76 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, मोलरिटी कितनी दी है? 0.5। अब बस कैलकुलेशन है, बस और बस कैलकुलेशन। तो 1000 से ये कट जाएगा, इधर से 5.76 0.5, एक पॉइंट से एक पॉइंट बढ़ गया, 57.6 अपॉन 5, अरे 57.6 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 जो 25, 5 दूनी 10। आ गया आंसर भाई, आ गया, आ गया, हमारा आंसर आ गया है। ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, यही है हमारा आंसर। इसकी यूनिट तो पता होगी, कप्पा की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर। यूनिट तो सब में सेम लिखी है। कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इधर होगा मोल सेंटीमीटर माइनस का क्यूब, तो ऊपर जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, और मोल तो इनवर्स का रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स का ही रहने वाला है। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, कल हम देख लेंगे कॉर्लोस लॉ, और बस वही हमारा अंतिम, मतलब जो कॉर्लोस लॉ है वो उधर से थोड़ी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, उसको सेपरेट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। और फिर हमारा एकदम फुद्दू सा लेक्चर बचेगा जिसमें मैं पढ़ा दूंगा, अगर तुम पढ़ना चाहो, सेल और बैटरी, तो मैं कवर करा दूंगा, चीज़ें सब कुछ कवर करेंगे। खैर आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको मतलब एंजॉय भी किया होगा। तो भाई एंजॉय तो करते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? तुम ही करोगे, तो भाई कर दो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।